जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। और साथियों, आप सभी के लिए एक बार पुनः महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट हो चुका है जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास नंबर 4 है जिसमें आज आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ और आई होप आप लोग जो है इसे समझेंगे। शेयर करना है साथियों, ताकि हर बच्चा इस बार जो है अच्छे से स्टडी करके एक अच्छी सी अच्छी पोस्ट को हासिल कर सके। और मैं आपके लिए प्रतिदिन यह सेशन ला रहा हूँ और ये आपके लिए आवश्यक भी है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। और आज आपको 20+ क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट करवाऊंगा विथ न्यूमेरिकल्स के साथ और पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आएंगे। तो देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा क्या बोला गया और क्वेश्चन के लैंग्वेज को हमें समझना है। गॉस के प्रमेय का गॉस के प्रमेय का उपयोग करके विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गोलीय गॉसियन सतह जो है लेना सुविधाजनक नहीं है, क्यों? साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका लास्ट टॉपिक होगा। मतलब लास्ट जो है क्लास जो है आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की है। इसके बाद कल से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शंस में आपको बता दूं क्या क्या दिए हैं। इस स्थिति में गॉस का नियम असफल हो जाता है। इस जो है व्यवस्था में गोलीय स्थिति संभव नहीं है। कूलाम का नियम गॉस के नियम की जो है अधिक मूलभूत है और गोलीय गॉसियन की सतह विद्युत जो है द्विध्रुव आघूर्ण को जो है बदल देती है। तो साथियों, ध्यान देना है। आपके राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या है साथियों कि इस जो है व्यवस्था में गोलीय स्थिति संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया कि जो है वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मान आपको बोला गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से निकाल पाएंगे? तो गॉस के नियम से हम लोग इसे निकाल पाएंगे। किससे, कैसे निकाल पाएंगे? गॉस के नियम से हम लोग इसे निकाल पाएंगे। ओके, तो चलिए क्या होता है? ये होता है आपका एप्सिलॉन जो है 1/E0। तो ये होगा, ये ऊपर चले जाएगा तो ये माइनस अपने साथ लेकर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो जो है बंद सतह में विद्युत फ्लक्स होता है Q/ जो है E0। तो इस तरीके से हम लोग इसे निकाल पाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है साथियों बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग सभी बना पाएंगे। ओके, चलिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ए भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक विद्युत आवेश Q रखा गया है। इसके जो है फलकों में से एक फलक पर जो है विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? देखिए, ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश Q भुजा के घन के केंद्र पर इसे रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो होगा Q/ में होगा 6E0 का होगा। कितने फ्लक्स होंगे? तो घन के, ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे फ्लक्स होते हैं ना, आप लोग तो इसे जानते ही है, आपने पढ़ ही रखा है। ठीक है, इस तरीके से ये फ्लक्स है और फ्लक्स के कितने 6 फलक होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। कितने फ्लक होते हैं? 6 फ्लक्स है। तो 1/6 Q/E0। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किसी दी गई सतह के लिए जो है आपका EDS बराबर 0 शून्य है, जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सतह पर E आवश्यक रूप से शून्य है। सतह के प्रत्येक बिंदु पर E जो है सतह के आपका अभिलंबवत है। सतह से कुल फ्लक्स शून्य है और सतह से फ्लक्स केवल बाहर जा सकता है।
तो कितना साथी बिल्कुल सही आंसर इसे लगा पाएगा? तो देखिएगा, सतह से कुल फ्लक्स शून्य होगा, आपको दिख रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है और आप लोगों ने इसे कर पाया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक आवेश Q खुले मुंह के बेलनाकार पात्र के केंद्र पर रखा है। इस पात्र की सतह से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। इस पात्र से गुजरने वाले फ्लक्स मतलब क्या होगा, यह आप लोगों को बताना है। तो बेलनाकार फ्लक्स दिया है और जो है फ्लक्स का आधा मतलब होगा, कितना होगा? आधा होगा। तो क्या होगा? 1/2 QE0। ठीक है बच्चा, ये होगा, आपको ध्यान रखना है, बराबर ये होगा 1 मतलब आधा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? Q/2E0 ये बनेगा, कितना होगा? आधा होगा। इसलिए आपका राइट आंसर की बात करें तो सी आंसर राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ऐसे एग्जाम में अब क्वेश्चन को आपको आने वाले हैं। तो चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एल भुजा वाले एक घन को एक समान क्षेत्र ई में रखा जाता है। क्या है? एल भुजा वाले एक घन को एक समान क्षेत्र ई में रखा जाता है, जहाँ पर ई बराबर ई आई। तो आपसे बोला है घन से परितः कुल विद्युत फ्लक्स होगा। क्या बोला है? घन से परितः कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये हमसे बोला गया। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। शून्य होगा या फिर आपका L² होगा, 4L² होगा, 6L² होगा। तो साथियों शून्य ही होगा, हमने पहले ही इसे देख चुका है। तो बिल्कुल आप लोग बखूबी ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अब एक शानदार सा बेहतरीन सा न्यूमेरिकल आप समझ ले है। सब कुछ आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया करेंगे हम लोग एनसीईआरटी, और इस बार तहलका मचा के आएंगे और अधिक से अधिक साथियों सिलेक्शन दिला के लाएंगे। देखिएगा एक न्यूमेरिकल आपके समक्ष है कि 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश 100 के 2 छोटे आवेश गोलों को हवा में 30 सेकेंड दूर रखने पर उसके मध्य बल क्या होगा। क्या बोला है आपको? बल याद करने बोला है। कैसे निकाल पाएंगे कि तो यहाँ पर देखिए, इसे सॉल्व करने का आसान तरीका है, यह फोर्स हमने निकालना है 1/4 थीटा। ठीक है बच्चा, E0 × Q1 और Q2 अपॉन में आपका D का स्क्वायर। ये तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं। तो चलिए मान रखना स्टार्ट करिए। ठीक है बच्चा, क्या करेंगे? मान रखना स्टार्ट करिएगा ज़रा। चलिए ये सेंटीमीटर में है तो ये दूरी है, तो R का स्क्वायर D का स्क्वायर, तो आपको ये होगा 0.3 होगा। क्या होगा? 0.3 होगा। इसका मान मैं पूरा लिख दूँगा। ठीक है, 9 × 10⁻9 की पावर मल्टीप्लाई 2 × 10⁻⁷ की पावर मल्टीप्लाई 3 × 10⁻⁷ की पावर अपॉन में 0.3 × 0.3। इतना किसी को समझ में आया? अभी ये कहाँ से आया भाई साहब, ये मत बोलिएगा। 2 × 10⁻7 की पावर आपको दिए रखा है, 3 × ये भी दे रखा है। कोनो दिक्कत भाई साहब आप लोगों को? कोनो को दिक्कत है? कहाँ से आया? Q1 Q2 का मान है, समझ रहे आप लोग? अब ये कहाँ से आया? तो ये साथियों इसका मान 4 रखेंगे, फिर 22/7 रखेंगे, ऐसे सॉल्व करके ही मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे? तो अब आप लोग को मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। ठीक है ना, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। ठीक है ना, सॉल्व करिएगा आराम से घर पर बैठ के। ठीक है, जैसे कि ये 9 है, ये 9.3 है, यहाँ पर चले गया, यहाँ से 1, यहाँ से 1। ठीक है, तो ये यहाँ से 10, यहाँ से 10, मतलब ये तो 100 हो चुका है। मल्टीप्लाई ऊपर 100 होगा, ये तो 3 होगा। 3 × 3 × 9, ये तो कट गया है, नीचे की संख्या तो कट चुकी है। अब आराम से आपको मल्टीप्लाई करना था। ये प्लस माइनस तो यार 2 बच गया, फिर ये प्लस तो ये 5 बच गया। ठीक है बच्चा, और ये एक तो 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब आपको राइट आंसर ही बता देता हूँ, क्या बनेगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी बनेगा 6 × 10⁻³ न्यूटन बनेगा। ठीक है, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः बता दूं, फॉर्मूला आपको बता दूं, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ना समझ में आए, ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, 1 अपॉन में E0
जो है पाई E0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर या फिर D का स्क्वायर लिख सकते थे। इसका मान मैंने आपको लिख के बता दिया है। क्या होता है साथियों, 9 मल्टीप्लाई 10 पर 9 की पावर, ये नोट कर लीजिएगा। ये डायरेक्टली है, डायरेक्ट आपको याद करना है और इसे याद करके आप लोग फिर आसानी से क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये कहाँ से लाया था मैंने, 0.03, ये सेंटीमीटर में है, इसे मैंने मीटर में चेंज कर दिया है। ओके, चलिए क्यों चेंज किया है कि साथियों, क्योंकि दूरी को हम लोग हमेशा मीटर में ही मापते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। इसने बोला है कि इस क्षेत्र का फ्लक्स, बोला है कि इस क्षेत्र का फ्लक्स 10 जो है सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के जो है समतल से कितनी जो है निर्गत मतलब आपका पारित होगा, जिसका तल YZ तल के समानांतर है। 0, 10 न्यूटन मीटर कुलाम, 20 न्यूटन मीटर जो है स्क्वायर कुलाम, या 30, क्या आंसर बनेगा। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा क्या साथियों, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स आप लोग जानते हैं और इसका फॉर्मूला होता है E जो है S cos थीटा। तो यहाँ पर cos जो है थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 रख देंगे क्या, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 10 पर 3 की पावर मल्टीप्लाई 10 पर -2 की पावर। तो ये तो कट जाएंगे, ठीक है ना, तो ये तो कट जाएंगे, तो क्या आएगा आपका, यहाँ से 1 बचा रहेगा तो 30 आएगा साथियों। कितना आएगा, 30 आएगा। समझ गए आप लोग। चलिए समझ आया किसी को, समझ आया भाई साहब, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए एक वर्ग से कितना फ्लक्स पारित होगा, एक वर्ग से कितना फ्लक्स जो है पारित होगा यदि इस तल का अभिलंब x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए ये E का मान देखिए आपको पता है 3 मल्टीप्लाई 10 पर 3 की पावर, अभी मैंने लिखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझा भी दिया है क्या होता है। E का मान आपका क्या होने वाला है, 3 मल्टीप्लाई 10 पर 3 की पावर। यस का मान आपको 100 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो और जो है थीटा का मान 60 दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, 60 दे रखा है। तो अब तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर ही पाएंगे। किसका, E जो है पॉइंट यस लगाइएगा, दोनों को मान रखिएगा, आपका मान आ जाएगा 15 जो है न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए समझ ना आए, ऐसा भी भाई साहब है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो ज़रा देखिएगा क्यों समझ नहीं आएगा। E जो है मल्टीप्लाई एस करेंगे और यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 पर जो है 3 की पावर मल्टीप्लाई 10 पर -2 मल्टीप्लाई कॉस 60। तो कॉस 60 मतलब 1/2, कॉस 60 मतलब 1/2। इससे तो ये कट जाएगा, 10 बचा रहेगा, तो ये 15 आ जाएगा, इससे कट जाएगा तो 15 आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 15। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट है। 15 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यह आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, जरा ध्यान दीजिएगा। चित्र विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाता है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव P रखा गया है। इसमें से कौन सा जो है वाक्य सही है। तो किस एक वाक्य, एरो 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 दिया है, QP प्लस पॉइंट की ओर जा रहा है। तो देखिए जो बोला है, ऑप्शन सुनिएगा ध्यानपूर्वक। द्विध्रुव किसी भी जो है बल का अनुभव नहीं करेगा, द्विध्रुव दायीं ओर एक बल का अनुभव करेगा। द्विध्रुव जो है बाईं ओर बल का अनुभव करेगा और द्विध्रुव जो है ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करेगा। क्या आंसर हो सकता है साथियों। करेक्ट आंसर की बात करें तो होगा आपका करेक्ट आंसर कि द्विध्रुव बाईं ओर एक बल का अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर सी है। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर सी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। यदि किसी सतह से E जो है ds बराबर 0 है, तब
सतह के अंदर एक सतह पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। सतह के अंदर आवश्यक रूप से एक समान विद्युत क्षेत्र समरूप है। सतह के अंदर जाने वाली फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही फ्लक्स रेखाओं के बराबर हैं। सभी आवेश आवश्यक रूप से सतह के बाहर होने चाहिए। तो साथियों ध्यान देना है साथियों, यहाँ पर दो आंसर सही होने वाले हैं। कौन कौन से? तो पहला तो सही है, सतह के अंदर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। और साथियों सी भी करेक्ट है कि सतह के अंदर जाने वाली फ्लक्स रेखा बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं के बराबर होती है। समझ गए आप लोग? यहाँ पर दो दो आंसर सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। और साथियों हर क्वेश्चन ये आज लास्ट है, इसके बाद कल से मैं नया टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा, किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र है। साथियों अभी नहीं देखेंगे आप लोग, पर जब आपका सर पर एग्ज़ाम जब आपके सर पर होगी तो आप लोग पुनः बोलेंगे कि सर डबल से रिपीट करवा दीजिएगा। तो डबल से तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर ही रहा हूँ। तो आप लोग जो है अभी से थोड़ा कंटिन्यू रहिएगा इस, ठीक है, ताकि आगामी एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स हम लोग ला पाए। देखिए यह जो है सदैव सतत होती है। क्या है? सतत होती है। सतत जो है होता है यदि उस बिंदु पर कोई आवेश न हो। सतत होता है यदि उस बिंदु पर एक ऋणावेश आवेश हो, या सतत होता है यदि इस बिंदु पर एक आवेश हो। क्या आंसर होने वाला है? तो साथियों यहाँ पर भी पुनः दो आंसर है। एक तो आपका सतत होता है कि यदि उस बिंदु पर कोई आवेश ना हो, और ध्यान देना है कि यह असतत होता है यदि इस बिंदु पर एक आवेश हो। तो साथियों बी और डी दोनों ही सत्य है। क्या है? बी और डी दोनों ही सत्य है, ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा। किसी स्थान पर विचार कीजिए, किसी स्थान पर विचार कीजिए जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के आवेश हैं लेकिन कुल आवेश शून्य है। बाहरी स्थान से बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र आवश्यक रूप से शून्य है। केवल आवेश जो है वितरण वाले द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र है। प्रभावी विद्युत क्षेत्र जो है आपका जो है समानुपाती 1/r का स्क्वायर, जहाँ पर r मूल बिंदु से उस स्थान की दूरी है। तो साथियों पुनः यहाँ पर जो है सी भी सही है, और साथ में इसका एक आवेशित कण को बंद पथ के अनुदिश घूमने पर किया गया कार्य एक दूर ले जाने वाले में किया गया कार्य शून्य होगा। ये भी सही है। समझ रहे आप लोग? तो जो भी आंसर दो बार है, मैं दोनों को बता दे रहा हूँ, पता चल रहा है सी भी लगा रहे और डी। तो देखिए जो यहाँ पर दोनों ही सत्य मान के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चीज़ों को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, ठीक है ना, कि किसी बिंदु पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव स्थित है। इस सतह से पारित कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्या बोला है? कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यह हमसे बोला गया है। तो हर बच्चा बिल्कुल डेफिनेटली कर पाएगा साथियों। क्या आंसर होगा जरा मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि साथियों शून्य होगा। साथियों शून्य को नहीं भूलना है, शून्य तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये पीछे पीछे बहुत ही दौड़ते आ रहा है। आगे चलते हैं। एक धात्विक गोलीय कोश जिसकी आंतरिक त्रिज्या r1 व आपका बाह्य त्रिज्या r2 है। आवेश q उसकी गुहा के केंद्र पर रखा जाता है और बाहरी सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, जरा हमें बताइएगा साथियों। तो जो ये आप लोग दर्शाएंगे क्या साथियों कि -q4πr जो है r का स्क्वायर, और बाद में ये क्या होगी, ये आंतरिक सतह होगी और बाहरी सतह पॉजिटिव होगी। क्या होगी? बाहरी सतह क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो क्या आंसर बनेगा? आपको बाहरी सतह पूछा गया है तो ये पॉजिटिव होगी, आंतरिक सतह क्या होगी? नेगेटिव होगी। चीज़ों को समझना है। कैसे समझ पाएंगे? तो ये होगा आपका एक सर्कल, बाहरी सतह आंतरिक सतह ये एक दूसरा सर्कल, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ, ये एक आंतरिक यहाँ एक होगा और यहाँ एक होगा। तो हमें बोला है बाहरी, तो बाहरी हमेशा पॉजिटिव होता है, बाहर क्या होता है? पॉजिटिव, अंदर हमेशा नेगेटिव। समझ रहे हैं साथियों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
मज़ा आ रहा है ना साथियों, मज़ा आना चाहिए। अब हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा उसका सार आपके समक्ष है और आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। बोला है कि आवेशित जो है आकृति में दिए गए ए, ठीक है बच्चा, ए देखिए कहाँ दिया है, ए दिया है, लंबाई की भुजा वाले घनत्व कितने घनत्व नहीं, घन में कितने 6 फ्लक्स होते हैं, की सतहों से कुल कितना फ्लक्स जो है पारित होगा यदि एक क्यू आवेश घन की भुजा के मध्य बिंदु बी पर रखा जाता है। तो साथियों चीज़ों को ध्यान रखना है कि Q अपॉन में 4E0 ये आपका सही आंसर होगा जो यहाँ पर दिया होगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर। क्यों होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है यदि Q आवेश घन की भुजा के मध्य बिंदु B पर रखा जाता है तो यह 4 घनों द्वारा क्या होता है, समान रूप से साझा करता है। कितने घनों में, 4 घनों में, 1 2 3 4। सामने के फ्लक्स कितने दिखते हैं, बाकी तो सब पीछे में होते हैं, तो 4 फ्लक्स आपको सामने दिख रहे हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलेगा, एक शानदार सा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि 2 आवेश Q व माइनस जो है 3Q को x अक्ष पर d दूरी पर क्या है स्थापित किया गया है। एक जो है तीसरे आवेश 2Q को कहाँ पर रखा जाए ताकि यह किसी भी बल का अनुभव न करे। तो साथियों ये वाला एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग जो है जितना भी बच्चा देख पा रहा है ज़रूर से इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइएगा। कल से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, ठीक है, क्या जो है नया टॉपिक एक नए शानदार तरीके से, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, साथ तो इससे कि हमारा बेसिक और हमारे कंसेप्ट ये सारे के सारे क्लियर हो सके और इस बार हम लोग जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला पाए। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।